गया के बारे में कुछ बताओ यार। पिताजी रंजन कुमार सिन्हा जी यस सर। क्या करते हैं? आईएएस क्यों बनना चाहते हो भाई? तुम कैसे प्रेरणा स्रोत हो सकते हो तुम जैसे लोगों का जो विजुअली इम्पेयर्ड हो, या तुम अपने आप को कैसे प्रेरणा स्रोत या प्रेरणा केंद्र मानते हो? तुम्हारे क्वालिफाई करने से नवादा डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रतिक्रिया हुई? रवि, कृषि से संबंधित क्या इश्यूज हैं बिहार में एक अधिकारी के रूप में, और इनसे बात करके इसको रिजॉल्व करिए, तो आप कैसे करेंगे? आपका नाम क्या है? राज और राज में क्या फर्क? बक्सर की लड़ाई के बारे में जरा बताएं। पीडीएस लीकेज बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है, जबकि आधार कार्ड से राशन कार्ड को जोड़ा गया है। क्या किया जा सकता है लोकल लेवल पे इसको एड्रेस करने के लिए? गुड आफ्टरनून सर। आओ रविराज, यस सर। बैठो, आराम Thank you, से sir. बैठो। कैसे हो? सब ठीक ठाक? यस सर, मैं ठीक हूँ। गया या नवादा? नवादा सर। नवादा के हो? यस कितनी दूर है गया से, नवादा से गया? सर, ये ऑलमोस्ट 55 से 60 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस। पहले तो नवादा गया का एक सब डिवीजन होता था ना? यस सर। कब जिला बना ये नवादा? सर ये 1972-73 72 में जो डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ बिहार में, उसमें नवादा बन गया जिला। यस सर, उससे पहले 1845 से वो सब डिवीजन था। 1845 से? यस सर। वेरी गुड, यू हैव वेरी गुड नॉलेज। थैंक यू सर। गया में क्या, मतलब गया के बारे में कुछ बताओ यार। सर, गया के बारे में अगर मैं ऐतिहासिक बातें बताऊं तो महात्मा बुद्ध को वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो आज बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक तौर पे अगर बात करूं तो वहाँ पे विष्णु पद है, जो कि श्राद्ध के और धार्मिक उद्देश्यों से बहुत फेमस है। सर अगर विष्णु पद फेमस है या प्रेतशिला फेमस है? सर और फल्गु नदी? सर ये सारे फेमस हैं और सबका कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं क्या? यस सर। ओके, फल्गु नदी में शायद पानी खत्म हो गया है। सर वहाँ के बारे ऐसा होता है कि जब बारिश के मौसम होते हैं तो पानी आ वहाँ जाता पे है। यस, और उसके बाद फिर वो पानी समाप्त हो जाता है। और कुछ गया का कोई खाद्य पदार्थ? सर वहाँ खाद्य पदार्थ में तिलकुट बहुत फेमस है और गवर्नमेंट ऑफ बिहार उसे जीआई टैग दिलाने की भी कोशिश कर रही है। तिलकुट? यस सर। आपको अच्छा लगता है तिलकुट? सर कितना खा जाते हैं एक बार में? सर वो 1 से 2 तक मैं खा लेता हूँ। 1 से 2 तक? यस। चलिए, तो तिल संक्रांत में ज्यादा लोग खाते हैं ना तिलकुट? सर वैसे तो पूरे सर्दी के मौसम में लोग खाते हैं, बट मकर संक्रांति के अवसर पे इसका डिमांड ज्यादा होता है और ज्यादा ये यूज होते हैं। एक और रिलीजियस प्लेस है गया में जो बड़ा फेमस है। सर वो एक शक्तिपीठ है मंगला गौरी का। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इतिहास के विद्यार्थी हो? यस सर। वेरी नाइस। पिताजी रंजन कुमार सिन्हा जी यस सर। क्या करते हैं? सर वो फार्मर हैं। कहाँ, नवादा में? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा। और आईएएस में आना चाहते हो? यस सर। शेर सुनते हो कि पढ़ते भी हो? नहीं सर, मैं शेर सुनता हूँ तो। अच्छा, और याद रखते हो? यस सर। तो हास्य वाले शेर भी सुनते हो? सर हर तरह का शेर सुनता हूँ, पर जो जीवन से जुड़े होते हैं जो शेर, वो मुझे ज्यादा पसंद है। कौन शायर तुम्हें पसंद है? सर शाहिर लुधियानवी जी के शेर मुझे ज्यादा पसंद है। एक बरेलवी है, उनका शेर सुने हो? यस सर। वो कैसे हैं? सर वशीम बरेलवी जी के भी शेर बहुत अच्छे हैं और उनमें कहीं ना कहीं जो प्रेम और विरह तो है ही, उसके साथ साथ समाज से जुड़े उनके या जीवन से जुड़े या खुद से जुड़े शेर हैं, वो भी बहुत प्रासंगिक होते हैं। तो शेर कुछ मैसेज रखते हैं हर एक? सर सर शेर बहुत सारे मैसेज को कन्वे करते हैं और वैसे भी वो अपने बात को संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से रखने का एक बेहतर विधा के रूप में जाना जाता है। कोई हास्य शेर याद है? सर हास्य शेर तो कह सकते हैं कि एक कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ है। तो इस तरह के तो शेर रहते हैं। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत अच्छा। थैंक यू। एक शेर है कि शेर सुन लेते हैं लोग, शेर कह लेते हैं लोग, होश उड़ जाती है जब शेर देख लेते हैं लोग। यस सर। ये हास्य है इसमें? सर इसमें तात्कालिक रूप से तो हास्य प्रतीत होता है, पर इसके अर्थ बहुत गहरे हैं सर। अर्थ गहरा है? कैसे रवि? जरा समझा दो यार।
सर शेर कह लेते हैं लोग और सुन लेते हैं लोग, वहां पे जो शेर का अर्थ है वो शायरी से जो संबंधित शेर है, और जो देख लेते हैं लोग है तो वो सर लायन से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो सर इस कारण तो से दो लेवल पे ये शेर है। यस सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। तो आईएएस क्यों बनना चाहते हो भाई? सर इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो दो एक तीन तो सर महत्वपूर्ण रीजन की तरफ इशारा करो। सर एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है सर कि इससे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या समाज में कंट्रीब्यूट करने का जो व्यक्ति की इच्छा होती है उसे पूरा करने का ये अवसर प्रदान करता है। वेरी नाइस। दूसरा सर खुद के स्तर पर भी, क्योंकि इसमें पर्याप्त सिक्योरिटी होता है, आई मीन लाइफ को लेकर के जो सिक्योरिटी होती है या सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा होता है, तो ये भी मिलता है। और तीसरा सर कि काम करने की इसमें बहुत ज्यादा विविधता होती है, अलग अलग क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलता है। तो इस कारण से सर मोनोटोनस अप्रोच नहीं रहता है, कहीं ना कहीं विविधता के कारण काम करने का अलग उसके खुशियां मिलती हैं और हर तरह से कंट्रीब्यूशन करने का अवसर मिलता है। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि आईएएस ऑफिसर्स कुछ डिपार्टमेंट की ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं, Yes, और ये जो विविधता है yes, वो एक्चुअल प्रैक्टिस में सही नहीं है। फाइनेंस और होम के प्रति वो आकर्षित रहते हैं। yes, उनको कहो कि कल्याण विभाग में आप जाइए या कृषि विभाग में जाइए तो कहेंगे क्या विविधता का नाटक आप कर रहे हैं भाई, हमको फाइनेंस दीजिए। यहाँ भारत सरकार में भी वही होता है, yes, जिसको सामाजिक न्याय मिल गया yes, वो गम मनाता है। तो कहाँ विविधता है भाई? सर कम से कम विविधता सर अवसर मिलता है विविधता, और मुझे लगता है कि सर जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स में काम करने को, उसे एंजॉय करना नहीं, चाहिए। वो मोनोटनी वाला पॉइंट वेल Yes. टेकन। मोनोटनी टूटती है यस और अलग अलग जगह काम करने। तो कौन खुश होंगे तुम आईएएस बनोगे तो, पिताजी या माताजी ज्यादा? सर दोनों ही इक्वली खुश होंगे, बिकॉज अभी मेरा 69th बीपीएससी में रिजल्ट हुआ है, क्या रेवेन्यू कहाँ ऑफिसर के पहुंचे? पद पे। कौन सा पद? रेवेन्यू ऑफिसर। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो लोग खुश थे? सर बहुत खुश थे। तिलकुट बांटा गया घर में? सर तिलकुट तो उस समय नहीं बटा था, बट यस रसगुल्ले बहुत बटे थे। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। और हॉबी तुम्हारी क्या है? सर शेर सुनना ही मेरी मूल तौर पे ओनली hobby शेर है। सुनना? यस सर। नहीं, प्रेजेंटली गाइडिंग विजुअली चैलेंज्ड एंड अदर सर वो स्टूडेंट्स। मैंने डिस्टिंक्शन पोजीशन वाला जो लीडरशिप के क्वालिटीज होते हैं। तो चैलेंज मैंने हेल्प किए हो यस क्या? सर। अच्छा, बहुत अच्छा। सिविल सर्वेंट्स एंड पॉलिटिशियंस के रिलेशनशिप पर कुछ बताओ। बिहार में क्या है, क्या सुनते हो? सर बिहार में सिविल सर्वेंट एंड पॉलिटिशियन के रिलेशन को देखें तो सर दो तरह के वर्जन्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो पॉलिटिशियन से बहुत नज़दीकी संबंध नहीं रखते हैं और वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट्स की भी चर्चा सुनने को मिलती है जो पॉलिटिशियन से बहुत क्लोज संबंध रखते हैं, और हाल ही में एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर रखे हैं। तो सर दोनों क्या तरह नाम है के उनका? सर अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पा रहा हूँ तो शायद आशुतोष वर्मा सर उनका नाम है। वो पॉलिटिक्स में चले आए? सर एक मनीष वर्मा? यस सर, वो भी चले आए हैं। वो तो पहले ही चले आए। यस सर, वो पहले ही चले गए थे, कुछ महीने पहले ही। वो तो वहाँ उड़ीसा कैडर के थे, अब तो मुख्यमंत्री के वो कैंडिडेट हैं। यस सर। क्या सोचते हो, हैंडीकैप पीपल के लिए हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो सही है या कुछ और अच्छा होना चाहिए? सर प्लानिंग्स एंड प्रोग्राम के स्तर पे तो बहुत सारे काम किए गए हैं। फॉर एग्जांपल 1973 के आसपास इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन बनाया गया था, या इसी को आगे चल के 2009 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज बनाया गया, जिसमें एजुकेशन जो भी डिसेबल्स हैं या स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए बहुत काम किया गया। फिर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू किया गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाए गए। तो ये सर प्रोग्राम और प्लानिंग के स्तर पे तो बहुत अच्छे हैं, पर सर एग्जीक्यूशन के स्तर पे काफी समस्याएं कमी हैं। है। यस सर। क्या कमी है मुख्य रूप से? सबसे पहली बात है सर कि उसमें अवेयरनेस अभी लोगों को है नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रहे हैं उसका सही लाभ जो लक्षित वर्ग है उनको नहीं मिल पाता है। ठीक, ओपी साहब बहुत बहुत अच्छा। नीतीश, रवि। यस सर। एक साहिर लुधियानवी की कृति है परछाइयाँ। यस सर। पढ़ा है तुमने? सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं है बट उसके बारे में मैंने सुना है। क्या है वो?
किसके ऊपर उन्होंने लिखा है? सर परछाइयाँ सर सामाजिक विषयों पर इसमें लिखा गया है और जीवन से जुड़े आयामों पर लिखा गया है। वो प्यार पे है, सॉरी सर। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच जो प्यार होता है उस पर है ना? यस। और बरेलवी का पूरा नाम क्या है? सर वसीम बरेलवी। ये वसीम है, वसीम बरेलवी, यस है ना? यस सर। तो ये थोड़ा सा तालव्य श और दंत स में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ओके है सर। ना? यस सर। वो खासकर लोग जो बिहार से आते हैं उनमें ये प्रवृत्ति होती है। यस सर। होती है ना? यस सर। वो श और स में थोड़ा सा वहाँ के वो भोजन होता है। अच्छा, और मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन एक चीज़ बताओ, यस तुम कैसे प्रेरणा स्रोत हो सकते हो तुम जैसे लोगों का जो विजुअली इम्पेयर्ड हो, या तुम अपने आप को कैसे प्रेरणा स्रोत या प्रेरणा केंद्र मानते हो? सर सबसे बड़ी बात है जो मुझे अपने स्तर पे समझ में आता है कि मैं जिस जगह से संबंध रखता हूँ वो बहुत ही पिछड़ा इलाका है। वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति विजुअली चैलेंज्ड है या हैंडीकैप्ड है तो उसे समाज पे एक बोझ और पूर्व जन्म का पाप के रूप में देखा जाता है। तो सर अगर मैं तो किसी बेटर कुछ स्थिति में बदलाव आ रहा है। सर कहीं ना कहीं शिक्षा के विस्तार से और जैसे जैसे सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से जागरूकता बढ़ रही है स्थिति में सुधार आ रहा है, पर अभी भी सर बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। तुम्हारे क्वालिफाई करने से नवादा डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रतिक्रिया हुई? तुम्हारा अखबार में नाम निकला? सर हाँ, यस सर। निकला। यस सर। और अखबार में अच्छा, नाम एक चीज बताओ राज कि Yes. इतिहास को किस प्रकार लिखा जा रहा है, या इतिहास के ऊपर इतना लिखने के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, यस तुम्हारा उस पर क्या कहना है? सर जहाँ तक इतिहास के पुनर्लेखन की बात है तो मेरा मानना है इतिहास का नियमित रूप से लेखन होते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो इतिहास को लिखने के जो स्रोत है या जो हमारे पास साक्ष्य हैं वो बहुत सीमित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हम उसका रीराइटिंग करते रहते हैं वो उतना ज़्यादा समृद्ध होता है और वास्तविक तथ्य के ज़्यादा से ज़्यादा निकट आता नहीं, तो जाता है। रीराइटिंग और समृद्ध बनाने की बात नहीं है, कंट्रोवर्सी इस बात की है कि अभी तक का जो इतिहास लिखा गया है Yes. वो इतिहास एक पक्षीय है, सर उसमें उन सब चीज़ों का समावेशन नहीं है जो एक वास्तविकता या यथार्थ में लाता है। सर उस पे ये तुम्हें काफी क्या हद कहना? तक सही बात भी है, बिकॉज अभी जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो वो जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है उस पे ज्यादा बल होता है। अगर मिडिएवल हिस्ट्री की भी बात करें तो कहीं ना कहीं दो एक खास जो पीरियड है मुगल पीरियड या फिर दिल्ली तो सल्तनत उस का संदर्भ पीरियड है। में बिहार का इतिहास जो है Yes. उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बता सकते हो जो तुम्हें लगता है कि इसको पुनर्लिखित रीराइट करना चाहिए? सर एंशिएंट हिस्ट्री में अगर देखें तो बिहार के इतिहास पर तो बहुत ज्यादा प्रकाश डाला गया है, पर जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है और हम लोग लेटर अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री और उसके बाद का पीरियड देखते हैं तो बिहार के कंट्रीब्यूशन या बिहार का जो इतिहास में स्थान रहा है वो कहीं ना कहीं कम प्रतीत होता है सर। फिर कला के क्षेत्र में भी जैसे बिहार में पटना कलम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, पर सर इतिहास की किताबों में शायद ही हमें पटना कलम या मधुबनी पेंटिंग इन चीजों के बारे देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है सर कि इतिहास को अगर हम लिख रहे हैं फिर से तो उसमें इन चीजों का समावेशन किया ही जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। रवि, सर कृषि से संबंधित जो है क्या इश्यूज हैं बिहार में? सर बिहार में कृषि से संबंधित बहुत सारे इश्यूज हैं। एक तो सर इशू है कि वहाँ पे बाढ़ और सूखा की जुड़वा समस्या का सामना करना पड़ता है कृषकों को, जिससे सर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, कम हो जाती है। किसानों को सर पर्याप्त प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ही एरिया की बात करूँ तो वहाँ पे किसान फसल विविधता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ जो पारंपरिक कृषि है उसी तरह से काम करते हैं और बिना प्रशिक्षण के काम करते हैं, जिससे अगेन उनकी उत्पादकता और उनका इनकम बहुत घट जाता है। तो सर ये दो है और इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य समस्याएं जैसे कृषि जोतों का छोटा होना या फिर मशीनीकरण का अभाव, तो ये सारी समस्याएं हैं सर। अच्छा, और अभी मतलब बहुत सारे किसान जो हैं, मतलब अभी हम पंजाब में देख रहे हैं और जगह भी, तो ये क्या इनके लिए इश्यूज हैं? क्यों ये स्ट्राइक पे पंजाब में हम देख रहे हैं कि इतने दिनों से स्ट्राइक चल रही है? क्या इश्यूज हैं इनके? क्या चाहते हैं ये लोग? सर उनके बहुत सारे डिमांड्स हैं, जिसमें अगर मुख्य डिमांड की मैं बात करूं तो एक तो है कि जो एमएसपी है उसको कानूनी दर्जा देना, कानूनी मान्यता देने की उनकी मांग है।
देन सर किसानों के जो ऋण है उसे भी माफ करने की उनकी मांग है। फिर किसानों को ऋण को उन्हें पेंशन देने की भी उनके द्वारा मांग की जा रही है। मनरेगा की मजदूरी के दर को बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो सर इस तरह से बहुत सारे मांग किए जा रहे हैं। तो आप अगर मान लिया आपको ये काम दिया गया कि भाई इनका इसको सॉल्व करो, तो किस तरह से आप इसको वो करेंगे? एक अधिकारी के रूप में सपोज आपको कहा गया कि भाई ये बहुत मेजर इशू है और इनसे बात करके इसको रिजॉल्व करिए, यस तो आप कैसे करेंगे? सर इस दिशा में भारत सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया था, जिसके तहत एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें किसानों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना था। तो मुझे लगता है सर ये एक उल्लेखनीय कदम है और इस दिशा में अगर काम किया जाता है और फार्मर्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन किया जाता है, उन्हें सरकार अपने व्यू पॉइंट से अवगत करवाए, अपने लिमिटेशन से अवगत करवाए और किसानों के हित में काम करने के लिए तत्परता दिखाए, तो मुझे लगता है सर किसान भी मानेंगे, बातों को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही उनकी रिएक्शन रहेगी। जलवायु परिवर्तन आज के ये बड़ा ज्वलंत विषय है। यस सर। तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर जलवायु परिवर्तन भारत पे इसके प्रभाव को देखें तो बहुआयामी प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक तो सर जो डिजास्टर है, आपदा के उनके आवृत्ति में और उनकी तीव्रता में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है, जो हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संख्या पर भी देख सकते हैं। देन सर बाढ़ और सूखा की समस्या, जो उसकी आवृत्ति और तीव्रता है, इसमें भी काफी वृद्धि हुई है। अगर कृषि क्षेत्र में देखने को देखें सर, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा के अनियमितता के कारण या तो बहुत सारे फसल सूखे से नष्ट हो जा रहे हैं या फिर बाढ़ से नष्ट हो जा रहे हैं, तो इससे उत्पादकता काफी घट रही है। और हिमालय किस तरह से प्रभावित हुआ है जलवायु? सर ग्लोबल वार्मिंग जो एक इम्पैक्ट इसका देखने को मिल रहा है, तो इससे ग्लेशियर बहुत ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं और इस कारण से सर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट भी देखने को मिल रहा है। तो इस कारण बहुत सारे झीलों में, जैसा कि होम मिनिस्ट्री और एक एक्सपर्ट टीम का रिपोर्ट भी पिछले वर्ष प्रकाशित किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है, उसके कारण पूरे हिमालयन रीजन में ऐसे हंड्रेड्स ऑफ लेक्स हैं जो कभी भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का शिकार हो सकते हैं और इससे क्षेत्र में बड़ी त्रासदी आ सकती है। कोई हुई है अभी पिछले साल सर सिक्किम में देखने को मिला था, आई थिंक 2023। सर 2023 में वहाँ पे एक ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट हुआ था, जिसमें बाढ़ अचानक आ गई थी। क्या नाम है उस लेक का? सर मैं नाम अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। लोनाक लेक, वेस्ट लोनाक लेक। यस सर। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन। यस सर। ये बताइए कि जो तटीय क्षेत्र हैं वो कैसे इससे प्रभावित होंगे जलवायु परिवर्तन से? सर चूंकि बर्फ का हिमानियाँ भी पिघलते रहेंगी, इससे समुद्र के स्तर में वृद्धि की संभावना है सर। तो इससे जो हमारा तट है वो कहीं ना कहीं जलमग्न होता जाएगा और समुद्र तट में ये एक बड़ा इम्प्लीकेशन देखने को मिल सकता है। थैंक यू। राज और राज। यस सर। राज और राज में क्या फर्क है? सर राज कहीं ना कहीं इसका शब्द तात्पर्य रहस्य से है, जबकि जो राज तो है, आपका नाम क्या है? सर इट्स राज। राज। यस सर। राज को राज तो क्या रहस्य है बताइए? सर इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है। दरअसल शुरू में ये सर टाइपोलॉजिकल एरर था, बट आगे चल के मुझे ये अच्छा लगा। तो बड़ा रहस्य ही हो गया कि टाइपोलॉजिकल एरर। यस सर। से आपका नाम बदल गया। पिताजी आपके सिन्हा है ना? यस सर। ओके। अच्छा। आप सिन्हा नहीं सोचे रखने का? नहीं सर, वो शुरू में रवि राज रखा गया था, बट क्योंकि मेरे क्लास में एक दो लोग थे जिन्होंने अपने स्पेलिंग्स के साथ कुछ परिवर्तन कर रखा था, तो उसी बेस पे जो वहाँ पे मेरे एडमिशन के टाइम में नाम लिखा जाता तो उन्होंने भी कर दिया। उसके बाद मैंने सर करेक्ट करवाने की कोशिश की। बक्सर की लड़ाई के बारे में जरा बताएं, प्रकाश डालें कुछ। सर बक्सर की लड़ाई उस समय के जो नवाब थे बंगाल के, मीर कासिम, उनके बीच, और मतलब वो थे एक तरफ, और उनके साथ साथ अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, जो कि अवध के थे। सर शुजाउद्दौला थे। सिराजुद्दौला तो बंगाल के सर, सॉरी सर, शुजाउद्दौला थे अवध के नवाब। यस। तो सर ये संघर्ष हुआ था जिसमें अंततः ब्रिटिश की जीत हुई थी, और ये जो बैटल ऑफ बक्सर रहा, कहीं ना कहीं वही भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना का
सही नींव स्थापित कर सका। बिकॉज ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ओपन वॉर फाइट किया गया और एक कंपनी के स्तर से ऊपर उठ करके एक राज्य के स्तर को प्राप्त कर गई। पर बैटल ऑफ प्लासी को बोलते हैं कि वहां से नींव शुरू हुई। सर ये काफी हद तक सही भी है, बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं जो बैटल ऑफ पलाशी लड़ा गया था, उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल के खजाना का लूटना शुरू कर दिया और उसके बाद उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज आए जिससे आगे काफी उन्हें लाभ मिली। पर सर जो ओपन वॉर था वो तो बैटल ऑफ आपके बक्सर हिसाब से क्या चीज अगर बैटल ऑफ प्लासी में ना होती तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी कभी इंडिया को रूल ही ना कर पाती? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मीर कासिम और जो भी उस समय के बंगाल के नवाब के सहयोगी थे, उनके द्वारा अगर नवाब का सहयोग दिया जाता तो सर अंग्रेजों के लिए आसान नहीं होता बैटल ऑफ पलासी को जीतना। मीर कासिम क्या सर वो मीर बख्शी थे, उनके द्वारा अपने नवाब का साथ देने के स्थान पे ब्रिटिश का साथ दिया गया था। गद्दारी की। यस सर। अच्छा, आपने ये कहा कि ये जो बाढ़ आती है बिहार में, उससे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। यस सर। पर कई लोग तो कहते हैं कि जो एल्यूवियल सॉइल आती है बाढ़ के संग, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसमें कंट्रडिक्शन नहीं आपको दिख रहा? सर वैसे तो देखे तो कॉन्ट्रडिक्शन प्रतीत होता है, बट अगर चीजों को गहराई में थोड़ा देखें तो सर बहुत स्पष्ट सा ये है, क्योंकि ऐसा नॉर्थ बिहार के बारे में माना जाता है, लोग कहते हैं कि वहाँ साल 6 महीने का होता है। इसका एक कारण ये है कि शेष पीरियड में बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, तो कृषि कार्य हो नहीं पाता है। तो एक तो सर बहुत बड़ी समस्या यही है कि क्योंकि जलमग्न होता है, वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, इस कारण से वहाँ पे कृषि कार्य इतना सरल नहीं होता है और उसकी उत्पादकता घट जाती है। उत्पादकता घट जाती है। तो उत्पादकता का किस कंटेक्स्ट में है? क्योंकि प्रोडक्शन पर एकड़ घट जाता है या क्या घट जाता है? सर वैसे तो पहले कृषि ही वहाँ पे नहीं हो पाती है, तो पूरी प्रोडक्शन ही, उत्पादन ही रुक जाती है। और कुछ कुछ क्षेत्र में सर जल पलावन की समस्या के कारण जो वहाँ का सैलिनाइजेशन होता है, मृदा लवणीकरण की समस्या भी देखने को मिलती है। मृदा सोल्यूशन क्या है? बाढ़ को रोकने का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, खास तौर से कोसी और गंडक के क्षेत्र में? सर इसका मल्टी लेयर्ड सोल्यूशन मुझे समझ में आता है। एक तो ये है कि नेपाल के साथ बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे उनसे में प्रॉपर रेगुलर डेटा मिलते रहे। और दूसरा है सर कि रिवर लिंकेज प्रोग्राम तो ये जो बांध बनाए गए थे ये सक्सेसफुल नहीं हुए? बंद जो बनाए गए थे, एम्बैंकमेंट्स जिसे कहते हैं, यस सर, वो क्या फेल हो गए? सर अभी प्रॉपर अगर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से बांध और एम्बैंकमेंट की बात हो रही है। नहीं, कोसी में जब रिवर्स जो एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं जिससे कि ज़्यादा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित ना हो, सर इस दिशा में काम किया गया और कोशी के कारण से कोशी जो बिहार का शौक मानी जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी आई है। बट सर अभी और भी काम करने की जरूरत है, बिकॉज पिछले वर्ष भी जब बाढ़ की समस्या आई थी तो क्या ऐसा हुआ है कि ये एम्बैंकमेंट खुद ही प्रॉब्लम बन गए हैं अब? सर मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, चलिए आप चलिए। रवि सर, विकसित भारत का आइडिया है, आपने अगर आर्थिक इतिहास देखा हो, विकसित भारत जो देश हैं, तो वहाँ पे एक थ्योरी चलती है कि जो प्राइमरी सेक्टर से ट्रांजिशन होगा सेकेंडरी सेक्टर से फिर टर्सरी सेक्टर में, अल्टीमेटली जब टर्सरी सेक्टर कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेगा तभी आप जो है विकास की जो उपलब्धि होगी, आप विकसित देश की कैटेगरी में आएंगे। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तो कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा और सेकेंडरी सेक्टर मिसिंग है, तो हम विकसित कैसे होंगे? सर ये सही है और इसी कारण भारत सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन या मेक इन इंडिया या स्टार्ट अप इंडिया, इन कार्यक्रमों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बिकॉज औद्योगिक विकास बहुत जरूरी है। और भारत के विकास के क्रम में एक मिस्टेक ये हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर से कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर पे हम सीधा जंप कर गए। कैसे मिस्टेक हुआ, ये क्या लगता है आपको कारण इसके? सर इसके
दो तीन कारण जो मुझे समझ में आते हैं। एक तो सर औपनिवेशिक काल से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, बिकॉज जैसा कि दादा भाई नौरोजी या अर्शी दत्ता भी बताते हैं कि हमें जरूरत जिस चीज की थी वो ना करके हमने रेलवे पर या फिर तार व्यवस्था आदि पे ज्यादा ध्यान दिया, यानी टर्सरी सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया बजाय कुटीर उद्योग के। दूसरे सर, इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ तो चूंकि उस समय कृषि की स्थिति बहुत बुरी थी, तो कृषि अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सर संबल नहीं दे पाई। तो इस कारण से जो हमारे स्वतंत्र भारत की सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के प्रयास किए गए वो विफल साबित हो गए। तो सर ये दो स्पष्ट से कारण मुझे अभी प्रतीत हो रहे हैं। तो अभी क्या करेक्ट करने के लिए जो आपने स्कीम चलाई वो उनका कुछ पॉजिटिव आउटकम लगता है आपको ग्राउंड पे, या सिर्फ वो कागजी ये है? सर सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि अभी ये पूरी तरह से कागजी है, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया कि विगत 2 दशकों में भारत में लगभग $1 ट्रिलियन का निवेश हुआ है, और जिसमें एक बहुत बड़ा निवेश पिछले 10 से 12 वर्षों में हुआ है। तो लेकिन सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में तो काफी दिनों से स्टैग्नेंट है, इंक्रीज तो हो नहीं रहा। दूसरा, आप देख रहे हैं टैरिफ वॉर जो वर्ल्ड सिनेरियो में दिख रहा है, उसकी वजह से तो चाइना इंडिया में डंप करना शुरू करेगा। तो हमारा तो इंडस्ट्री पे और नेगेटिव असर आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए भारत सरकार को? नहीं सर, भारत सरकार को सबसे पहले भारत के साथ समस्या ये है सर कि हम लोग ब्रांडेड गुड्स को बहुत ज्यादा उत्पादन तो कर लेते हैं, पर जो नॉर्मल जो हम मिडिल क्लास के रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए हम इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट है। उसी तरह से हम टेक्सटाइल में अगर बात करें तो कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं और कॉटन टेक्सटाइल को जो विनिर्मित उत्पाद होते हैं उसका इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि सर हम इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दें। और जो लास्ट क्वेश्चन रवि, पीडीएस लीकेजेस पे, क्योंकि आप जो है एक स्टेट सिविल सर्वेंट होंगे, पीडीएस लीकेज जो है बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। यस सर। जबकि आधार कार्ड से राशन कार्ड को जोड़ा गया है, उसके बावजूद भी ये कैसे संभव हो पा रहा है? जबकि एक एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि 70,000 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, पीडीएस में लीकेजेस है। यस सर। क्या किया जा सकता है लोकल लेवल पे इसको एड्रेस करने के लिए? सर इसके लिए जो मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार के द्वारा डिजिटाइजेशन को बहुत ज्यादा बल दिया गया, ये एक बात है, पर इसके साथ सर इसके एग्जीक्यूशन पर भी बल देने की जरूरत है। बिकॉज अभी सर 5 kg पर हेड अनाज देने की बात है, बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि 4 kg ही मिलता है, रिमेनिंग 1 kg उन्हें नहीं प्रोवाइड किया जाता है। वो कौन रख लेता है सर? वो जो वीडियो साहब। यस सर, सॉरी सर, मैं ये जो राशन प्रोवाइड करने वाले होते हैं, फेयर प्राइस शॉप वाले, वही वो रख लेते हैं। तो किसी को कुछ बांटता भी होगा ना आपस में? सर मैं बहुत ज्यादा इसके बारे नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा डीप में जाइए। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। एक साहिर लुधियानवी का शेर है सर, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। यस सर। क्या है ये तो बड़ा ही प्रोफाउंड थॉट है इसमें। सर मैं एक बार फिर से सर रिकॉल करना चाहूंगा। ये सुने हैं? सॉरी सर, सुना हूं, बट मुझे ये स्टेटमेंट अभी ये गाना भी है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, यस सर, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। सर कहीं ना कहीं ये मिजरेबल सिचुएशन की ओर इशारा कर रहा है कि हमारी जो जिंदगी रहती है, जिंदगी है, उससे वो खुश नहीं प्रतीत हो रहे थे। तो सही बात है, रिगार्ड में ये बात है। थोड़ा पैथोस है इसमें। यस सर। क्या वो थोड़ा पैथोस की तरफ ज्यादा लिखते थे क्या? शाहिर का पढ़े हैं आप? यस सर। सर उनकी जो फिल्मी गीत है वो पैथोस पे या फिर इन चीजों पे ज्यादा रही हैं, बट शेर उनके समाज जीवन से जुड़े भी बहुत सारा रहे हैं। लेकिन कहीं क्या है उनका फितूर उड़ाता गया। हाँ, फेमस। गुलजार साहब थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक लिखते हैं क्या? सॉरी सर, मैं गुलजार साहब को ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। नहीं पढ़े हैं? नहीं सर। थोड़ा सा पढ़िए, सुनिए गुलजार साहब को भी। यस। लोगों के घर में रहता हूँ, अपना भी कोई घर होगा। गुलजार साहब बहुत अच्छे यस सर लिखते हैं। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। लुक एट दी एनालॉजीज एंड एलेगरी। फिल्में नहीं देखते हैं क्या राज? नो सर। हैं? नो। चलिए, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है। थैंक यू सर। और हम लोग बहुत प्रभावित हैं आपसे। थैंक यू सर।